नमस्कार। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करते हुए इसके पहले पार्ट में हमने अक्षांश एवं समुद्र तल से ऊंचाई के जो कारक होते हैं उनके प्रभावों की चर्चा की थी और आज इसके दूसरे पार्ट में हम जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें आज जो पहला पॉइंट हम जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्थल एवं जल का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। और ये एक ऐसा फैक्टर है जो हमने सबसे पहले जिस कारक के बारे में बात करी थी, अक्षांश का जो प्रभाव होता है जलवायु पर, उसके बारे में जब हमने चर्चा करी थी तो उसका जो असर होता है यानी अक्षांश किस प्रकार से हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं, उसका जो प्रभाव होता है उसको सीमित और नियंत्रित करने में इस फैक्टर का अहम रोल होता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी पर एक ही अक्षांश पर सर्वत्र समान जलवायु नहीं मिलती, यानी हर एक अक्षांश है और उस पे हर जगह एक जैसी जलवायु नहीं पाई जाती। और इसका कारण है कि उनकी जलीय भागों से समीपता कितनी है, अर्थात जल एवं स्थल का जो स्वभाव होता है वो अलग अलग होता है। और इसकी वजह से जो स्थान सागरीय किनारों पे स्थित होते हैं उनकी जलवायु और जो स्थान महाद्वीपों के आंतरिक भागों में स्थित होते हैं उनकी जलवायु में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। और इसका कारण ये होता है कि जो सौरिक तप होता है उससे स्थल संचालन यानी कंडक्शन की क्रिया द्वारा जल्दी गर्म हो जाता है, जबकि जो जल होता है वो संवहन यानी कन्वेक्शन की क्रिया द्वारा धीरे धीरे गर्म होता है, जिसके कारण ये जो अक्षांशीय प्रभाव है उसमें उसका प्रभाव सीमित या नियंत्रित हो जाता है। और ये क्रिया किस प्रकार से होती है इसको यहाँ जो ये डायग्राम प्रदर्शित किया गया है उससे हम समझते हैं। और यहाँ पे पहला जो डायग्राम प्रदर्शित किया गया है उसमें सागरीय समीर या जलीय समीर जो है उसे प्रदर्शित किया गया है। और इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि दिन के समय एक तरफ सागरीय भाग हैं जो ब्लू कलर में हैं और एक तरफ स्थलीय भाग हैं जिन्हें ये ब्राउन कलर से प्रदर्शित किया गया है। तो दिन के समय सूर्य तप के कारण स्थलीय जो भाग है वो कंडक्शन के कारण जल्दी गर्म होने लगता है और इसकी बजाय जलीय जो भाग है यानी जल जो है वो कन्वेक्शन के कारण धीरे धीरे गर्म होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, स्थलीय भाग के गर्म होने से इसके ऊपर जो वायु की परत स्थित है वो भी गर्म हो जाती है और वो हवाएं जो हैं वहाँ से गर्म होके ऊपर की ओर उठने लगती हैं और यहाँ पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। और जो जलीय भाग है यानी जो सागरीय भाग है उसका तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है, क्योंकि जल जो है वो कन्वेक्शन के द्वारा गर्म हो रहा है। और इस कारण से जो जलीय भाग है उसके कम गर्म होने से वहाँ पे उच्च वायुदाब या हाई प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं। तो सागरीय भागों से स्थलीय भागों की ओर हवाएं चलने लगती हैं और स्थलीय भागों का तापमान जितना ज़्यादा होना चाहिए था दिन के टाइम पे उतना हो नहीं पाता, क्योंकि सागरीय भागों से जो शीतल पवनें हैं वो आने लग जाती हैं। और इस वजह से जो सागरीय किनारों पे जो क्षेत्र स्थित होते हैं उनमें गर्मियों के मौसम में भी उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। और इसके विपरीत रात्रि के समय ये जो दशा है वो बिल्कुल उल्टी हो जाती है, यानी पार्थिव विकिरण के कारण जो स्थलीय भाग है उसका तापमान जल्दी से गिरने लगता है और जो
जलीय भाग है उसके दिन भर ताप ग्रहण करने के उपरांत वो गर्म हो जाता है, और इसके कारण जो स्थलीय भाग है वहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि तापमान जल्दी से गिर गया, वो ठंडा हो गया, तो हवाएं ठंडी होने के कारण उस क्षेत्र में उच्च वायुदाब होगा, और जो जलीय भाग है उस क्षेत्र का जो पानी है वो गर्म होने के कारण वहाँ पे निम्न वायुदाब होगा, जिस कारण से अब जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, मतलब स्थलीय भागों से जलीय भागों की ओर जो है वो हवाएं चलने लगती हैं, और इन्हें स्थलीय समीर कहा जाता है। और इसीलिए समुद्र के निकटवर्ती या तटवर्ती भागों में समुद्री प्रभाव या समुद्री जलवायु मिलती है, और यहाँ का जो तापमान एवं तापांतर होता है, यानी दिन और रात के टेम्परेचर में जो वेरिएशन है वो स्थल की अपेक्षा कम होता है, और यहाँ पे आर्द्रता यानी नमी की जो मात्रा है वो भी ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे किसी भी स्थान की समुद्र से दूरी बढ़ने लगती है, वैसे वैसे ही वहाँ की जो जलवायु है उसमें महाद्वीपीयता का जो प्रभाव है वो बढ़ने लगता है, और महाद्वीपीयता के प्रभाव के कारण वहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क एवं वहाँ पे तापांतर जो है वो ज़्यादा होने लगते हैं। और इसके विपरीत जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कोहरा और जो क्लाउडीनेस है यानी मेघाच्छादन जो है वो अधिक रहता है, वहाँ पे चक्रवात भी अधिक सक्रिय रहते हैं। और अगला जो कारक है वे हैं पवनें एवं वायु राशियाँ, विंड्स एंड एयर मासेस। किसी भी स्थान की जलवायु पर जो प्रचलित पवनें होती हैं उनका निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ता है, और पवनों की उत्पत्ति वायुदाब की भिन्नता के कारण होती हैं, और पवनें सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। पृथ्वी पे दो प्रकार की पवनें चलती हैं। पहला है नित्यवाही अथवा ग्रहीय पवनें, यानी जिन्हें प्लैनेटरी विंड कहते हैं, जो पूरे ग्रह पर वर्ष भर निश्चित क्रम से सदैव चलती हैं। और दूसरी होती हैं अनित्यवाही या अस्थायी पवनें, जो स्थानीय अथवा सामयिक महत्व की होती हैं। और इनके अलावा जो है दूसरा जो फैक्टर है वे हैं वायु राशियाँ। तो मौसम एवं जलवायु के अध्ययन में वायु राशियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। एक ही प्रकार की जो पवन पेटी है, यानी जो हमने प्लैनेटरी विंड्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें अनेक प्रकार की वायु राशियाँ विद्यमान रहती हैं, जैसे कि व्यापारिक पवनों की पेटी में उष्णकटिबंधीय सागरीय वायु राशि, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण प्रदेश, प्रतिचक्रवातीय प्रदेश स्थित होते हैं, जो परस्पर सर्वथा भिन्न होते हैं। शीतोष्ण कटिबंध की जो वायु राशियाँ हैं वे अधिक जटिल होती हैं, और मौसम पे या किसी भी स्थान की जो जलवायु है उस पे इन वायु राशियों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और वायु राशियाँ वायुमंडल का एक सघन एवं विस्तृत भाग होती हैं, जिनका ताप एवं आर्द्रता संबंधी जो विशेषताएं हैं वो विभिन्न स्तरों पर एक क्षैतिज दिशा में लगभग समान रहती हैं। किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने में धाराओं का विशेष योगदान होता है, और धाराओं की उत्पत्ति समुद्री जल की भौतिक विशेषताओं के कारण होती है, जिसमें घनत्व, सागरीय जल का घनत्व, सागरीय जल का खारापन, उसका तापमान आदि पे धाराओं की उत्पत्ति निर्भर करती है। और इनके चलने की जो दिशा है वो पृथ्वी के परिभ्रमण यानी पृथ्वी हमारी अर्थ का जो रोटेशन है उस पे, और प्रिवेलिंग विंड्स यानी प्रचलित जो पवनें हैं उनके ऊपर, और महाद्वीपों की आकृति से नियंत्रित होती है। और ये जो समुद्री धाराएं हैं वो अपने गर्म या ठंडे स्वभाव के अनुसार, यदि गर्म हैं तो वे अपने तटवर्ती जो क्षेत्र हैं उनका जो जलवायु है उस पे वो अलग तरह का असर डालती हैं, और अगर ठंडी हैं तो उनका इम्पैक्ट अलग तरह का होता है।
सामान्य जो क्रम है उसके अनुसार जो निचले अक्षांश हैं उनकी जो व्यापारिक पवनों की पेटी है, ट्रेड विंड की जो पेटी है, उसमें महाद्वीपों के पूर्वी तटों पे गर्म धाराएं बहती हैं, जबकि पश्चिमी तटों पे ठंडी धाराएं बहती हैं, जिसे आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। और ठंडी धाराओं के ऊपर बहने वाली ठंडी शुष्क हवाओं से तटीय भागों में वर्षा नहीं होती। यही कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में जो है वो उपोष्ण कटिबंध में मरुस्थल मिलते हैं, और पछुआ पवनों की पेटी में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर गर्म हवाएं एवं पूर्वी तटों पर ठंडी हवाएं बहती हैं। ये जो क्रम था निचले अक्षांशों से, यहाँ पे वो उसका उल्टा हो जाता है, और गर्म धाराओं के ऊपर बहने वाली उष्ण एवं आर्द्र पछुआ पवनों से तटीय भागों में वर्षा होती है। और यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तट पर जो गर्म अटलांटिक धारा होती है उसका प्रभाव यहाँ पे विशेष उल्लेखनीय है। और इसी ओशनिक करंट के कारण यूरोप के तटवर्ती भागों का जो तापमान है वो सर्दियों की ऋतु में भी इतना ज़्यादा नहीं गिर पाता। और ऐसा ही प्रभाव जापान के तट पर क्यूरोशिवा धारा का होता है। और जो नेक्स्ट फैक्टर है जब किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला, वो है पर्वतीय बाधा या माउंटेन बैरियर। और जब पवन के प्रवाह की दिशा में, यानी जिस तरफ हवाएं चल रही हैं उधर उनका जो जाने की दिशा है उसमें कोई पर्वतीय बाधा आ जाती है तो वे ऊपर उठने को विवश हो जाती हैं, और आर्द्रता से भरी पवनें ऊपर उठ के प्राय वर्षा करती हैं। और इस डायग्राम में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, समुद्रों से ये नमी लिए हुए आर्द्रता से भरी हुई हवाएं आ रही थी और उनके मार्ग में ये पर्वतीय बाधा आ गई, जिसके कारण वे ऊपर की ओर उठने लगी। और ऊपर की ओर जाने पे टेम्परेचर कम होने की वजह से जो वाष्प थी इनकी, उनमें संघनन की क्रिया प्रारंभ हो गई, और उसकी वजह से यहाँ वर्षा की स्थिति उत्पन्न होती है। और इसी वजह से पर्वत के सम्मुख, यानी जो विंडवर्ड साइड होती हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी वर्षा होती है। और उसको पार करने के पश्चात ये जो हवाएं हैं वो अपनी नमी की मात्रा लगभग खो चुकी होती हैं, और जब वो इसके बाद नीचे की ओर उतरना शुरू करती हैं तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण उनमें ड्राइनेस आ जाती है। और इसकी वजह से जो पर्वत के विमुख ढाल वाला क्षेत्र है वहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। और विंडवर्ड और लीवर्ड जो साइड है, दोनों और वर्षा की जो मात्रा है उसमें काफ़ी अंतर आ जाता है। और इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो हम एंडीज़ के सम्मुख जो पूर्वी ढाल है और उसके जो पश्चिमी ढाल पर जो होने वाली वर्षा की मात्रा है उससे समझ सकते हैं। और भारत में इसका एग्ज़ाम्पल भारत के पश्चिमी घाट पे उसके पश्चिमी ढाल और उसके विमुख जो पूर्वी ढाल हैं उस पश्चिमी घाट के, उन पे होने वाली वर्षा की मात्रा से समझ सकते हैं। और हिमालय में भी ये हिमालय का जो दक्षिणी छोर है और उसका जो उत्तर की तरफ का जो ढाल है जो तिब्बत की तरफ है, उस पे होने वाली वर्षा की मात्रा से हम इस बाधा को, पर्वतीय बाधा की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम समझ सकते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में यदि उच्च पर्वतीय प्रदेश स्थित है तो उसकी जो क्लाइमेट पे पर्वतीय जो प्रभाव है वो परिलक्षित होता है।